हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम जो हार्मोन कवर करेंगे वो है इंसुलिन। हम इसका पहले बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, फिर इसकी सिक्रीशन किस तरह होती है, कौन कौन से फैक्टर्स इसकी सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं, और लास्ट में इसके इफेक्ट्स देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये हमारे पास एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। ये 51 अमीनो एसिड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। 2 चेन्स होती हैं, एक अल्फा चेन जो एक दूसरी बीटा चेन होती है जो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के साथ आपस में अटैच होती हैं। ये हमारे पास पैंक्रियाज में इसकी सिंथेसिस होती है। पैंक्रियाज के 2 पोर्शन होते हैं, एक एंडोक्राइन पोर्शन होता है, एक एक्सोक्राइन पोर्शन होता है। एक्सोक्राइन पोर्शन तो हमारे पास पैंक्रियाटिक हार्मोन्स पैंक्रियाटिक एंजाइम बनाता है जो हमारे पास ड्यूडेनम वगैरह में सिक्रीट हो जाते हैं और फिर वो हमारे पास डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। जो इसका एंडोक्राइन पोर्शन होता है वो डिफरेंट टाइप्स के सेल से बनता है, जिसमें अल्फ़ा बीटा वगैरह सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारे पास जो बीटा सेल्स हैं ये उनमें बनता है। बीटा सेल्स में क्योंकि अभी एक प्रोटीन है तो हमारे पास जो बीटा सेल्स हैं उनके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं ये उस पे बनता है। वहाँ से ये हमारे पास प्री प्रो हार्मोन बनता है इंसुलिन, फिर उसके बाद वो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाता है। वहाँ पे इसकी ब्रेकडाउन होती है, प्रो हार्मोन बनता है प्रो इंसुलिन। फिर उसके बाद ये गोल्जी अपरेटस के पास जाता है और गोल्जी अपरेटस इसे इंसुलिन में बना देता है, यानी प्रो को ख़त्म और इंसुलिन बन जाता है। होता है यहाँ पे ये है कि हमारे पास कुछ अमीनो एसिड्स की हम साइड से चेन से अलग करते रहते हैं और इसी तरह इसकी कन्वर्जन हो जाती है प्री प्रो से प्रो और फिर आखिर में इंसुलिन बन जाता है। और जो हमारे पास 1/6 हमारे पास अमाउंट प्रो इंसुलिन की भी सिक्रीट होती है, लेकिन इसकी कोई एक्टिविटी नहीं होती। जो हमारे पास इंसुलिन है ये चूँकि पेप्टाइड है तो ये हमारे पास इसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ कम होती है और ये अनबाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसकी हाफ लाइफ है 6 मिनट और तो टोटल ये हमारे पास 10 से 15 मिनट में मोस्टली यानी जो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड नहीं किया होता वो हमारे पास ब्रेक डाउन हो जाता है। तो जो इसकी ब्रेक डाउन होती है वो एंजाइम करता है इंसुलिनेज। ये हमारे पास मोस्टली हमारे पास लीवर में प्रेजेंट होता है, कुछ एक्सटेंट में हमारे पास एक किडनी में और मसल्स में भी प्रेजेंट होता है। तो अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। हमारे पास जो इसका रिसेप्टर है वो हमारे पास उसके 4 सब यूनिट हैं, नज़र आ रहे होंगे। 2 हमारे पास उसके अल्फ़ा यूनिट्स होते हैं और 2 ही बीटा यूनिट्स होते हैं। जो अल्फ़ा यूनिट्स हैं वो तो बिल्कुल ही सेल के बाहर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ, और जो बीटा यूनिट्स हैं वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोट्रूड कर रहे होते हैं। तो जो और आपस में ये सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक हैं। अब जैसे ही इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स आके अटैच होते हैं अल्फ़ा सब यूनिट्स पे तो हमारे पास एक कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, जिसकी वजह से जो हमारे पास बीटा यूनिट का जो पोर्शन सेल के अंदर प्रोट्रूड कर रहा होता है वो हमारे पास ऑटोफॉस्फोराइलेटेड हो जाता है। उसकी ऑटोफॉस्फोराइलेशन होने की वजह से जो टायरोसिन काइनेज है वो एक्टिवेट हो जाता है। टायरोसिन काइनेज हमारे पास हमारे पास जो टायरोसिन काइनेज है वो हमारे पास इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट्स की फॉस्फोराइलेशन करवाता है और फिर उन्हें की एक्टिवेशन कराता है। ये एंजाइम्स फर्दर इन्वॉल्व होते हैं और हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस, फैट सिंथेसिस और ग्लूकोज सिंथेसिस और डिफरेंट काम कर देते हैं। कुछों की एक्टिवेशन करवा देते हैं फॉस्फोराइलेशन करवाकर और कुछों की इनएक्टिवेशन हो जाती है डिफरेंट एंजाइम्स की। तो इस तरह इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए एक अलग वीडियो है तो आप वहाँ से ज़्यादा बेहतर देख लीजिएगा। होता ही है कि जैसे ही अब हमारे पास हुआ है तो हमारे पास जो सबसे सेकंड्स में चेंजेस आते हैं वो हमारे पास हमारे पास जो ग्लूकोज का अपटेक होता है सेल से वो इंक्रीज़ होता है। ये अपटेक इस तरह इंक्रीज़ होता है कि हमारे पास सेल के अंदर वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। उन वेसिकल्स की सेल मेम्ब्रेन पर हमारे पास ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। तो जैसे ही हमारे पास इंसुलिन बाइंड करता है, ये जो वेसिकल्स होते हैं ये हमारे पास जाके सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके बाइंड कर जाते हैं और फिर जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी हम कहते हैं कि ग्लूकोज की जो उसकी परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो जो ग्लूकोज होगा वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स के ज़रिए सेल के अंदर एंटर हो जाता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो सेल की है वो परमिएबिलिटी अमीनो एसिड्स की भी इंक्रीज़ कर जाएगी, पोटेशियम आयन की भी और फॉस्फेटाइंस की भी, ये भी इंक्रीज़ कर जाएगी। उसके बाद हमारे पास कुछ मिनट्स में जो चेंजेस होते हैं उनमें हमारे पास जो एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिविटी इफेक्ट हो रही होती है। हमारे पास फॉस्फोराइलेशन हो रही होती है डिफरेंट एंजाइम्स की। कुछ एंजाइम की फॉस्फोराइलेशन उनकी एक्टिवेशन करा देती है, फिर कुछ एंजाइम की फॉस्फोराइलेशन उनकी डीएक्टिवेशन करवा देती है। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये फर्दर फिर जो चेंजेस होते हैं वो सेल के अंदर करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो हम थोड़े से सबसे लेट जो चेंजेस होते हैं वो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटीन्स हैं, यानी कि ट्रांसलेशन इफेक्ट हो रही होती है, और हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन में भी चेंजेस होते हैं, वो सबसे लेट चेंजेस होते हैं। ठीक है, अब इसकी सिक्रीशन देखते हैं। सिक्रीशन में हमारे पास सबसे पहले होता है कि जो हमारे पास है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ कर जाता है। ये हमारे पास एक बीटा सेल है जिसने इंसुलिन को सिक्रीट करना है।
ये हमारे पास इंसुलिन के वेसिकल्स हैं जिनके अंदर इंसुलिन पहले से इंसुलिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट है। अब होता ये है कि जैसे कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ करता है, तो हमारे पास जो बीटा सेल्स हैं इनके जो GLUT2 ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो यानी 1 से लेकर 14 तक होते हैं। जो हमारे पास बीटा सेल्स हैं उनके अंदर GLUT2 प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जैसे ही लेवल इंक्रीज़ करेगा तो ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर होगी। ग्लूकोज को यहाँ पे ग्लूकोकाइनेज प्रेजेंट होता है जो कि हमारे पास ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा होता है। ये हमारे पास रेट लिमिटिंग रिएक्शन होता है और यही कंट्रोल करता है कि कितने इंसुलिन की सिक्रीशन होनी है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे फर्दर ग्लाइकोलाइसिस करेगा, सब कुछ होगा, तो हमारे पास एंड पे एटीपी बनेंगे। अब एटीपी का लेवल जब इंक्रीज़ करेगा ग्लूकोज के लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से, तो जो हमारे पास उसी बीटा सेल की मेम्ब्रेन में जो हमारे पास पोटेशियम चैनल है, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स, तो जो हमारे पास ये चैनल्स होंगे ये क्लोज हो जाते हैं। एटीपी के रेज होने से चैनल्स क्लोज हो जाएंगे। जब ये चैनल्स क्लोज होंगे तो हमारे पास जो उस सेल है उसमें डीपोलराइजेशन हो जाएगी। जब सेल में डीपोलराइजेशन होगी तो हमारे पास जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होंगे, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, क्योंकि वोल्टेज चेंज हो रहा है डीपोलराइजेशन होने की वजह से, तो ये चैनल्स ओपन हो जाते हैं। जब ये ओपन होंगे तो कैल्शियम एंटर होगा। अब कैल्शियम की एंट्री से हमारे पास जो वेसिकल्स हैं ये जाके मेम्ब्रेन के साथ टकराती हैं और फिर हमारे पास जो इसके अंदर इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए सिक्रीट हो जाते हैं। तो ये सारा इसकी सिक्रीशन थी। अब ये फैक्टर्स जो हैं इन्हें कंट्रोल करते हैं। जैसे ही ब्लड में यानी ये फैक्टर हैं जो इंसुलिन के लेवल्स को रेस करते हैं और ये वो हैं जो जिनके होने से इंसुलिन ब्लड में कम हो जाती है। तो सबसे पहले ब्लड ग्लूकोज के बढ़ने से इंसुलिन बढ़ेगी, ब्लड फ्री फैटी एसिड्स के बढ़ने से इंसुलिन बढ़ेगा, उसके बाद ब्लड अमाइनो एसिड्स की जब कंसनट्रेशन बढ़ेगी तो हमारे पास इंसुलिन की सिक्रीशन इंक्रीज़ कर जाएगी। इसी तरह हमारे पास जीआईटी के जो हार्मोन्स हैं, सेक्रेटिन, गैस्ट्रिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, जीआईपी, इन सब से इंसुलिन की सिक्रीशन ज़्यादा होती है। इसी तरह हमारे पास ग्लूकागोन, ग्रोथ हार्मोन, कोर्टिसोल, इनसे भी सिक्रीशन ज़्यादा होती है। पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन हो, एसिटाइलकोलिन हो, हमारे पास बीटा एड्रेनर्जी की एक्टिविटी हो, तब भी हमारे पास इंसुलिन की सिक्रीशन इंक्रीज़ होगी। उसके बाद ओबेसिटी हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, तब भी हमारे पास इंसुलिन की सिक्रीशन ज़्यादा होगी। उसके बाद हमारे पास जो सल्फोनाइल ड्रग्स हैं ये हमारे पास इस पोटेशियम चैनल पे एक्ट करती हैं और इसे क्लोज करवा देती हैं। इनके क्लोज करवाने की वजह से हमारे पास डीपोलराइजेशन होती है, कैल्शियम की एंट्री होती है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम ओपन हो जाते हैं, तो ये भी हमारे पास इंसुलिन की सिक्रीशन को इंक्रीज़ करवाती हैं। अब डिक्रीज़ कौन करवाता है, इसका ऑपोजिट कर दो। डिक्रीज़ ब्लड ग्लूकोज, हमारे पास फास्टिंग, सोमैटोस्टेटिन, उसके बाद लेप्टिन जो हमारे पास हार्मोन है वो, उसके बाद अल्फा एड्रेनर्जिक एक्टिविटी। अब हम इसके इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले इसके कार्बोहाइड्रेट्स पे इफेक्ट देखें। कार्बोहाइड्रेट के इफेक्ट्स देखने के लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ याद रखनी पड़ेगी वो मसल और एडिपोज टिश्यू पे इफेक्ट देखना है। तो सबसे पहले और लीवर पर, तो जो सबसे पहले हमारे पास मसल है उनको देखते हैं। मसल में क्या होगा, मसल में ये होता है कि मसल आम रूटीन में हमारे पास उनकी जो परमिएबिलिटी होती है ग्लूकोज की वो ज़्यादा नहीं होती। दो सूरतों में उनकी परमिएबिलिटी ग्लूकोज के लिए इंक्रीज़ कर जाती है। एक, जब हम खाना खाने के 2 घंटे तक, क्योंकि उस वक्त इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होता है, तो इंसुलिन का ज़्यादा होने से जैसे कि मैंने पहले बताया कि वेसिकल्स होते हैं सेल के अंदर, सेल्स के अंदर, जिनके अंदर जिन वेसिकल्स की मेम्ब्रेन के ऊपर ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर होते हैं वो जाके सेल मेम्ब्रेन से टच हो जाते हैं, फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर वही जाके वो जो ट्रांसपोर्टर्स होंगे वो ग्लूकोज की एंट्री करवा देंगे। इसी तरह की वजह से बस जो हमारे पास है ग्लूकोज की एंट्री हो जाती है इंसुलिन के बाद। और दूसरा, जब एक्सरसाइज हो रही होती है, एक्सरसाइज में हमारे पास परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। इन दोनों सूरतों के अलावा जो हमारे पास मसल्स हैं वो फैटी एसिड्स को यूज़ कर रहे होते हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं लीवर पे। लीवर में होता ये है कि जब इंसुलिन का लेवल इंक्रीज़ करता है तो हमारे पास जो इंसुलिन का लेवल इंक्रीज़ करेगा तो हमारे पास जो ग्लूकोज की एंट्री होगी लीवर में वो बढ़ जाएगी। इसी तरह ग्लूकोज जो हमारे पास ग्लूकोकाइनेज एंजाइम होगा जिसने उसे ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना है, उसकी एक्टिविटी भी इंक्रीज़ कर जाएगी। उसके बाद जो हमारे पास ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करवाने वाला एंजाइम है, ग्लाइकोजन सिंथेज, वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। जो ग्लाइकोजन को तोड़ता है यानी ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये सब चेंजेस होती हैं। जो एक्टिविटी जो हमारे पास ग्लूकोज का अपटेक इंक्रीज़ करवाना होता है वो इस तरह होता है कि जो हम ग्लूकोज का अपटेक करवाते हैं और फिर उसे ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, वो डिफ्यूज़ नहीं कर सकता मेम्ब्रेन से, और उसका कोई ट्रांसपोर्टर भी नहीं होता, तो इस तरह ग्लूकोज सेल्स के अंदर ट्रैप हो जाती है।
अब हमारे पास आ जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को ये इनहिबिट कर देता है। इसकी वजह ये होती है कि जो हमारे पास इंजाइम्स होते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के वो भी इनहिबिट हो जाते हैं, और दूसरा ये कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के सबस्ट्रेट्स हैं वो भी कम हो जाते हैं। इंसुलिन का ब्रेन पे कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसके ब्रेन के अंदर हमारे पास GLUT1 ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, और GLUT1 ट्रांसपोर्टर्स इंसुलिन हो या ना हो उन्होंने ग्लूकोज की एंट्री करवानी ही होती है। इसलिए हम कहते हैं कि ब्लड के अंदर एक कांस्टेंट ग्लूकोज का लेवल मेंटेन होना चाहिए ताकि ब्रेन उसे यूटिलाइज कर सके। अगर ब्लड का ग्लूकोज का लेवल 20 से 50 तक पहुंच जाए तो फिर हमारे पास यानी हमारे पास सीजर के अटैक होते हैं, हमारे पास कोमा की स्टेट भी अचीव हो सकती है और डेथ भी हो सकती है। ठीक है, बाकी दूसरे सेल्स पे हमारे पास इंसुलिन का यही इफेक्ट होगा जो कि हमारे पास मसल्स में है और लीवर में है। एक पॉइंट रह गया, वो है कि जब हमारे पास ग्लूकोज के अंदर ग्लूकोज की एंट्री हो रही है लीवर में, तो ग्लूकोज हमारे पास ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है। अगर उससे भी ज़्यादा हो, यानी कि 5 to 6% ग्लूकोज हमारे पास ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारे पास लीवर में स्टोर हो सकता है। इसी तरह 1 to 2% हमारे पास हो सकता है हमारे पास मसल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो सकता है। तो जो हमारे पास ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो चुका लीवर में, उसके अलावा जो ग्लूकोज एक्सेस में होगा वो हमारे पास फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका देख लेते हैं फैट मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट। फैट मेटाबॉलिज्म पे इसका इफेक्ट है कि इंसुलिन हम आप कहते हैं फैट स्पेयर के तौर पे काम करता है। ये फैट्स को यूटिलाइज होने से रोकता है और ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करवाता है। ये हमारे पास फैटी एसिड्स की सिंथेसिस करवाता है। एक तो जो ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट हुई, ग्लूकोज हमारे पास कन्वर्ट हो गया, यानी ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना, वो आगे से ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा, पायरोवेट बनेगा, पायरोवेट की ब्रेक डाउन, पायरोवेट से आगे एसिटाइल कोए बनेगा, और एसिटाइल कोए हमारे पास फैटी एसिड की सिंथेसिस के लिए सबस्ट्रेट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता ये है कि जब ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस से जा रहा है और क्रैब साइकिल में ज़्यादा स्पीड से जा रहा है, क्रैब साइकिल स्पीड से हो रहा है, तो हमारे पास एटीपी का लेवल इंक्रीज़ करते हैं। एटीपी का लेवल बढ़ने से एक क्रैब साइकिल का एंजाइम होता है जिसे कहते हैं आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, वो रुक जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है। उसके इनएक्टिवेशन होने से सिट्रेट और आइसोसिट्रेट का लेवल इंक्रीज़ करता है। आइसोसिट्रेट और सिट्रेट हमारे पास जो ACC है, एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज, ये फैटी एसिड की सिंथेसिस का एंजाइम है, इसकी एक्टिवेशन करवाते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई फैटी एक्टिवेशन ऑफ ACC हो रही है, हमारे पास एसिटाइल कोए मेलानाइल कोए में कन्वर्ट होता है, और मेलानाइल कोए हमारे पास फैटी एसिड की सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो रहा है। तो हमारे पास फैटी एसिड की सिंथेसिस इंक्रीज़ कर रही है ग्लूकोज इंसुलिन के बढ़ने से। दूसरा ये कि हमारे पास टैग सिंथेसिस होती है, क्योंकि हमारे पास फैटी एसिड्स का लेवल उसमें लीवर में इंक्रीज़ कर रहा है, तो हमारे पास टैग बनेगा, जो फिर टैग हमारे पास वो उसमें लाइपोप्रोटीन्स की फॉर्म में सिक्रीट होगा लीवर से। उसके बाद हमारे पास एक एंजाइम होता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज, ये हमारे पास कैपिलरीज में प्रेजेंट होता है, एडिपोज टिश्यू की में और मसल की में, और मेजॉरिटी इधर ही होता है कार्डियक और स्केलेटल मसल्स में। तो जो हमारे पास इंसुलिन के बढ़ने से एडिपोज टिश्यू में जो कैपिलरीज में लाइपोप्रोटीन लाइपेज है उसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ कर जाती है। लाइपोप्रोटीन लाइपेज टैग को तोड़ता है और उससे वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स बना देता है, और वो हमारे पास जो वहाँ पर वो फिर हमारे पास एडिपोज टिश्यू में इनकी फैटी एसिड की एंट्री हो जाती है, और ये हमारे पास फैटी एसिड की जब एडिपोज टिश्यू में एंट्री होगी तो वो हमारे पास वहाँ पर टैग की सिंथेसिस में यूज़ हो जाएंगे, और जो हमारे पास है ग्लिसरॉल वो हमारे पास लीवर के पास चला जाता है, और लीवर के पास ग्लिसरॉल काइनेज एंजाइम भी होता है, तो वो उसे ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है और फर्दर यूटिलाइज करता है। वो हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे फर्दर डिटेल उसकी। ठीक है, अगर डेफिशिएंसी हो जाए हमारे पास इसकी इंसुलिन की, तो हमारे पास जो ये सिंथेसिस के रिवर्स काम होना शुरू हो जाएगा। वो हम जब डायबिटीज़ मेलाइटस पढ़ेंगे तो वहाँ पर देख लेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास इंसुलिन है वो हमारे पास इनहिबिट करती है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को। ये वो एंजाइम है जो कि हमारे पास जो टैग ऑलरेडी स्टोर्ड है एडिपोज टिश्यू में उसकी ब्रेक डाउन करवाता है, तो इंसुलिन उसको इनहिबिट करती है। तो हम कहते हैं कि भाई इंसुलिन फैट का लेवल है वो इंक्रीज़ करा रही है। उसके बाद प्रोटीन पे जो इसका इफेक्ट है वो बिल्कुल ग्रोथ हार्मोन की तरह ही है। ये हमारे पास अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्ट करवाती है, लेकिन ये अमाइनो एसिड्स डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रोथ हार्मोन वाले। इनमें हमारे पास आ जाता है वेलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, टायरोसिन, फिनाइलएलानिन, और भी डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ये हमारे पास ट्रांसलेशन को इंक्रीज़ कराएगी mRNA की, ताकि हमारे पास प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा बने। ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज़ करवा देती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस की इनहिबिशन आई है, मैंने पहले बता दिया। इसके एंजाइम्स को भी रोक देगी, और जो अमाइनो एसिड्स जो इसके सबस्ट्रेट हैं उन्हें भी रोक देती है। तो जब इसके सबस्ट्रेट यानी अमाइनो एसिड्स नहीं अवेलेबल हो रहे, तो यानी इसका मतलब है कि हमारे पास प्रोटीन अमाइनो एसिड्स बच रही हैं।
और उसके अलावा ये हमारे पास जो प्रोटीन ऑलरेडी प्रेजेंट है उसका कैटाबॉलिज्म को भी रोकती है। अब हम देख लेते हैं रोल ऑफ इंसुलिन इन स्विचिंग। हाँ, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड मेटाबॉलिज्म में अब होता क्या है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ी। इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ने से जो ग्लूकोज है वो यूटिलाइज होगी, सेल्स ग्लूकोज को यूटिलाइज करेंगे। जब सेल ग्लूकोज को यूटिलाइज करेंगे तो फैटी एसिड्स का यूटिलाइजेशन कम हो जाएगी। अब इसका ऑपोजिट देख लें, अगर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन कम हो गई है, इंसुलिन कम हो जाएगी, इंसुलिन की सिक्रीशन कम होने से हमारे पास ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन सिर्फ ब्रेन ही कर रहा होता है, ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट है, असेंशियल है उसकी यूटिलाइजेशन। उसके अलावा बाकी जगहों पे ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन कम हो जाएगी और फैटी एसिड्स की यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।